नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी में। मैं हूं संदीप मानुधन है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वैश्विक ऊष्मन, और उससे संबंधित बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को 15 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में बहुत सवाल आते भी हैं। इससे पहले कि हम काम शुरू करें, मैं आप सभी को, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को आमंत्रित करता हूं हमारे शानदार यूपीएससी पावर पैक कोर्स में। यह कोर्स अपने किस्म का एक अनूठा, एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑफरिंग है। भारत में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है। हम आपको मंथली सब्सक्रिप्शन में एक बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसमें मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको इनवाइट करता हूं। भारत का हर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहा हो, आइए और 150 लेक्चर का 7-7 महीने की साइकिल में चलने वाला ये कोर्स जो है, इसका टेस्ट लेके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। फैंटास्टिक लर्निंग, होप टू सी यू देयर। लिंक नीचे दी है, आप तुरंत एनरोल करके 30 दिन का आपका सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं और 7 महीने की साइकिल में सब कंप्लीट होता है। एक साइकिल कंप्लीट होते ही दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। प्यारे दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, यहां से सारी कहानी शुरू होती है। हमारा पृथ्वी नामक गोला जीवन को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि जो पतली सी चादर वायुमंडल की हमने देखी है, अगर आप पृथ्वी को स्पेस में से देखें तो वायुमंडल एक बहुत ही पतली सी चादर या झिल्ली जैसा दिखता है, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए वो जीवनदायिनी है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सूर्य की ऊष्मा को वापस स्पेस में जाने से रोक लेती हैं, जो कि रिफ्लेक्ट बैक होती है, रेडिएट बैक होती है, और वो उसको वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती हैं। ऐसा करोड़ों सालों से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव ने एक संतुलन बना दिया। ग्रीन हाउस गैसेस ने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, हीट को नीचे भेजा, लाइफ की उत्पत्ति हो गई जो हीट पर डिपेंडेंट है। इस बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को मानव ने 1750 के बाद से बिगाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मानव जो पिछले 10-12 हज़ार साल से एग्रीकल्चरल आधार पर जीता आ रहा था, उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली। पूरा यूरोप औद्योगिकृत हो गया और फिर धीरे धीरे 200 सालों में पूरी दुनिया हो गई। तो मानव का इतिहास 1750 से पहले और 1750 से बाद, दो इतिहास हैं। इसीलिए ये जितने भी पेरिस क्लाइमेट डील है, ग्लासगो समिट है, इसमें हम हमेशा प्री इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, 1750 से पहले। उसके बाद ये हुआ कि हमने इतनी ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ दी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया जो अर्थ से रेडिएट होकर आ रही थी, और उसकी रेडिएटिव फोर्सिंग नीचे की तरफ शुरू कर दी। तो हमारा एवरेज तापमान कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ ही चुका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ा, उससे क्या हो गया? उससे हुआ ये कि जो लाखों सालों से बनी हुई बहुत ही डेलिकेट प्राकृतिक प्रक्रियाएं थी, वो अनस्टेबल होना शुरू हो गई, और कुछ कुछ में तो टिपिंग पॉइंट्स आ गए, जिसके बाद इक्विलिब्रियम का स्टेट बदल जाता है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस थीम में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज विज्ञान इस चीज को मान चुका है, साबित कर चुका है कि यह एंथ्रोपोजेनिक है। 15-20 साल पहले तक बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो वैश्विक ऊष्मन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये वाकई में मैन मेड है। Today, 99% of scientists have finally agreed that it is a man-made crisis. कुछ जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी भी नहीं मानते। I don't believe there is global warming. Why is Texas so cold? अब उनको क्या समझाएं कि पोलर वॉर्टेक्स क्या है, आर्टिक का विंड पिंड कैसे पूरा का पूरा जो पोलर विंड मास है वो नीचे खिसक कर आ गया है, वो सब उनको समझाया नहीं जा सकता। लेकिन 99% लोग इस बात को समझ गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, होती है, और इंसान की वजह से ही होती है। और इसी वजह से अब ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन बनाया गया है पिछले 250 सालों का, आपको बताता है कि कैसे एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। कई लोग एक और बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि ये पिछले 250 साल के टेम्परेचर मिले कहाँ से? इसका जवाब आप हमें देंगे। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि पृथ्वी 450 करोड़ साल पहले बनी, ये कैसे पता चला? इसका भी जवाब आप ही हमें कमेंट थ्रेड में देंगे। सेशंस अच्छे लग रहे हैं आपको? तो ग्रीन हाउस गैसेस, जो प्राइमरी 5 से 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक के हिसाब से।
कुछ प्राकृतिक भी हैं जैसे कि वाटर वेपर, जिसमें इंसान का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन CO2 जिसमें हम CO2 इक्विवेलेंट करके सभी गैसेस को एक साथ मेजर करके फिर उसके एमिशन कटिंग की बात करते हैं, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इसमें आपको पढ़नी पड़ती है कि किस गैस का क्या वार्मिंग पोटेंशियल होता है। तो जल वाष्प यानी वाटर वेपर H2O की हम बात करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेसिफिक नेचर हम देखते हैं तो मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड से वो प्रति मॉलिक्यूल ऊष्मा तो कम एब्जॉर्ब करता है, पर उनसे वो ज्यादा अबंडेंट है। अब अगर वाटर से मैं कंपेयर करूं तो वाटर से वो कम अबंडेंट और कम पावरफुल GHG है, लेकिन वो ऐसी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है हीट की जो वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इस वजह से CO2 बहुत डेडली गैस है। और हमारी सारी आधुनिक इंडस्ट्रियल लाइफ जो है, आप और हम, आज आप ये इंटरनेट देख रहे हैं, मुझे इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो पैरेलल में GHG एमिशन चल ही रहा है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो इंटरनेट की बनी हुई है, कहीं ना कहीं बिजली का जो उत्पादन हो रहा है जिससे ये सब चल रहा है, वो बिजली के उत्पादन के स्रोतों से GHG रिलीज हो रहा है। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी का पुश भी है, लेकिन उसको 10-15 साल लगेंगे। तो ये सारा अध्ययन जो है प्यारे दोस्तों, ये इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इस पर सवाल बनते भी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का अपना वार्मिंग पोटेंशियल होता है, लेकिन उसका संकेंद्रण कितना है, कॉन्सेंट्रेशन, उसका लाइफ टाइम कितना है, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कितना है, और रेडिएटिव फोर्सिंग कितना है, 4 चीज़ों से तय होता है कि कोई गैस कितनी डेडली है। इसीलिए सारी दुनिया में मेथेन को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है कि इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, और अगर मेथेन एमिशंस को कट करें तो बहुत जल्दी तापमान को कम करने में मदद मिल सकती है। इसका एक उल्टा बात भी है। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक तत्व ऐसे होते हैं जिनका कूलिंग इफेक्ट होता है, और वो प्रदूषण बढ़ता है तो वातावरण कूल हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रदूषण बढ़ा के ग्लोबल वार्मिंग से लड़ें, लेकिन सबका अपना अपना एक रोल होता है। दुनिया जो है वो बड़ी जालिम चीज़ है। इस दुनिया में जिसके पास लाठी होती है वो बोलता है कि भैंस मेरी है, लेकिन समस्या है कि ये पूरी दुनिया हमारे पास एक ही है। वी डोंट हैव अ प्लैनेट बी एज दे से। जो अमीर विश्व है, पिछले 250 सालों में उन्होंने सबसे ज़्यादा गैसें एमिट की, जो बन गया है स्टॉक हमारे एनवायरनमेंट में। डे टू डे जो एमिट करते हैं वो बनता है फ्लो, यानी रेगुलर उनका एमिशन। अमीर विश्व सभी पर दबाव डाल रहा है, एमिशन कट करो, एमिशन कट करो, एमिशन कट करो, लेकिन जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है अपने बड़े स्टॉक के प्रति, वो लेने से कतराता है, पैसा देने से कतराता है, मदद करने से मना करता है, झूठ बोलता है, दूसरों पे दबाव डालता है। और ये बात चाइना और इंडिया दोनों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे चाइना और इंडिया एक हैं, बाकी किसी चीज़ पर एक नहीं है, लेकिन इस चीज़ पर दोनों ने पश्चिम से 2 टूक सवाल और जवाबों की मांग की है। पश्चिम के पास कोई जवाब है नहीं। तो एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, अगर आप पर कैपिटा एमिशंस देखते हैं तो भारत तो कहीं उस रेस में है ही नहीं। अभी CO2 एमिशंस पर पर्सन में भारत की तो विकास की गाथा अभी शुरू हुई है। 138 करोड़ का देश, 2.9 ट्रिलियन का GDP, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। इसीलिए 2021 नवंबर दिसंबर ग्लासगो में भारत ने अपना नेट जीरो टारगेट 2070 का दिया, क्योंकि हम अभी से कैसे दे दें, हमारी तो अभी पूरी विकास की यात्रा बची है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जैसे कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के केस में पूरा ये कॉज एंड इफेक्ट की चेन चलती है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सारे के सारे इकोलॉजिकल तंत्र जितने हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, सब आपस में जुड़े होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर फीडबैक इफेक्ट भी क्रिएट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ाते हैं, बारीकी से बताते हैं। आप जुड़िए पावर पैक कोर्स में, आपको बहुत फ़ायदा होगा, सीखने को मिलेगा। और आज की क्लास के अलग अलग तत्वों पर आपकी राय कमेंट थ्रेड में हमें ज़रूर बताते चलिए। प्यारे साथियों, अगर आप अलग अलग जो हवाई वगैरह में इनकी लेबोरेटरीज़ हैं अमेरिका वालों की, उसका डेटा देखेंगे तो अब एक खतरनाक चीज़ ये हो गई है 2020 के बाद से कि मोटे मोटे तौर पर 415, 416, 417 ppm का CO2 तो कंफर्म हो गया है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी वातावरण में हर 10 लाख एटमॉस्फेयर के अणुओं में कितने CO2 हो गए। तो अभी 415 तो मिनिमम हो गया है। उसी तरह दूसरी गैसेस के लिए पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन ऐसे मेजर किया जाता है। इसलिए जब भी आप इस तरह के चार्ट देखें, हमेशा सबसे पहले ये देखें कि यूनिट क्या है, और फिर ये देख लें कि गैस कौन सी है, नहीं तो सारा डिस्कशन एकदम ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और आर्टिक का परमाफ्रॉस्ट जो है
यानी स्थायी रूप से जमी हुई, जिसको स्थायी तुषार कहते हैं, वो धीरे 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 पिघलता चला जा रहा है। ग्रीनलैंड की चादरें पिघलती चली जा रही हैं। ये सब सदियों से अवशोषित CO2 को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करेंगी। ये कुछ इतने खतरनाक टिपिंग पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे अगले 30, 40, 50 सालों में, जिसको रोकने के लिए ही पेरिस डील और ग्लासगो समिट और बाकी जगह सब अपना अपना कमिटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग का कहना है, जैसे बाकी लोगों का कहना है, द वर्ल्ड इज वेरी स्लो इन रिएक्टिंग इवन नाउ डिस्पाइट सीइंग एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस। तो अब हम बात करते हैं कि एमिशन कटिंग का दबाव है। आज दुनिया प्री इंडस्ट्रियल से 1 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो नेचुरली सारी दुनिया में सभी इंडस्ट्रीज पर, देशों पर, सरकारों पर, लोगों पर यह दबाव है, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो। तो डिफाइन कीजिएगा कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, एनुअल कार्बन बजट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे विस्तृत लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। तो ये जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ये कम करने की बात है। मतलब भैया तुम्हारा CO2 प्रोडक्शन कम करो। उसके बहुत सारे तरीके भी हैं। कुछ तरीके अकाउंटिंग के तरीके हैं, कुछ तरीके फिजिकली कम करने के तरीके हैं, कुछ तरीके ऑफसेटिंग के तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें। विज्ञान अब ये समझ गया है कि अगर मैं आज मेरा CO2 का एमिशन कम कर भी दूं तो भी कल से तापमान कम नहीं होगा। तापमान तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक तो बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि एमिशंस पॉजिटिव हैं, कम होते जा रहे हैं लेकिन हो तो रहे हैं, तो स्टॉक बढ़ रहा है। इसके 2 पैरेलल एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं। भारत की सरकार अगर अपना एनुअल डेफिसिट कम भी कर ले, फिजिकल डेफिसिट, तो भी नेशनल डेट तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि नेशनल डेट, राष्ट्रीय कर्जा तो बना हुआ है, वो हर साल डेफिसिट उसमें जुड़ रहा है। डेफिसिट कम होने का ये मतलब थोड़ी कि डेट कम हो गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत की फर्टिलिटी रेट आज गिर के केवल 2.0 रह गई, लेकिन आबादी 138 से बढ़कर 150 करोड़, 155 करोड़ तक तो जाएगी ही, क्योंकि मोमेंटम तो बना ही हुआ है और बच्चे तो पैदा होते ही रहेंगे। वो तो 2050 के बाद आबादी भयंकर तेजी से गिर के 90-95 करोड़ पे अगले 50 साल में आ जाएगी। मैंने आपको 3 चीजें एक साथ लिंक करके बताई। इस तरह जब आप टॉपिक्स पढ़ें, कोशिश करें कि यू कैन ट्राई एंड सी कॉमन थ्रेड्स अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट विच मेक्स थिंग्स वेरी कलाइडोस्कोपिक, इंजॉयबल लर्निंग। यूपीएससी की परीक्षा का यही मजा है, सब कुछ सिलेबस में है और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्यों हम खुद को साइलोज में कैद करें, हम तो अक्रॉस साइलोज जंपिंग करते करते चीज़ों को सीखते जाएं। अप्रोच ठीक लगी आपको? प्यारे दोस्तों, इसी को क्लाइमेट इक्विटी कहते हैं। क्लाइमेट इक्विटी का मतलब यह होता है कि किस प्रकार से अमीर देशों ने एक्सेसिव एमिशन करके खुद का कार्बन बजट पूरा कंज्यूम कर लिया और बाकी के विश्व को तो अभी मौका ही नहीं मिला। ये एक चार्ट सारा भांडा फोड़ देता है। 1750 से आज तक, 1750 से आज तक कितने अरब टन CO2 एमिशन हुआ? यूरोप ने किया 525 अरब टन एमिशन, भारत ने अभी तक किया है 52। तो हम यूरोप से 10 गुना कम हैं। यूरोप हमें बोल रहा है कि आपकी तरफ से एमिशन कट करो। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका टोटल 470 है और यूनाइटेड स्टेट 410 पे है। तो ये सारी समस्या 90% पश्चिम के द्वारा बनी है। चलिए, अब जो इतिहास में हुआ, इतिहास में जाके जी तो सकते नहीं, रो तो सकते नहीं। हम सिर्फ ये बोलते हैं पश्चिम को कि भाई आप क्लाइमेट इक्विटी पे ध्यान दीजिए। यू शुड पे फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस नाउ। ये सारे तुम्हारे पाप थे तो इसका दंड तुम ही भरोगे ना, नहीं तो कैसे होगा? इस पोलर बियर को हम क्या जवाब देंगे? ये चित्र काफी मार्मिक चित्र है। अगर आप इस चित्र को थोड़ा विश्लेषण करें तो हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस चित्र पर ये ध्रुवीय भालू के बारे में क्या कहना है। फ्लो वर्सेस स्टॉक, जो मैंने आपको अभी बताया था, लगातार स्टॉक तो बढ़ ही रहा है और इसलिए रिच कंट्रीज को क्लाइमेट समिट्स में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की बहुत जरूरत है। यह है ग्लोबल जीडीपी। इस ग्लोबल जीडीपी में ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि कौन कितना जीडीपी बना रहा है, और जितना जीडीपी आप बनाएंगे उतना कार्बन का एमिशन आप कर रहे हैं। और अब तो ये कह रहे हैं कि 2022 में दुनिया का जीडीपी पहली बार $100 ट्रिलियन क्रॉस भी कर जाएगा। भारत उसमें भी 2.9 ट्रिलियन पर है, चाइना 16.5 ट्रिलियन पर है, अमेरिका 23 ट्रिलियन पर है। तो ये वैसे भी हमसे बहुत आगे, और इनकी जिम्मेदारी है कि ये ज़्यादा पैसा दें भारत जैसे देशों को पूरा मैनेज करने के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी इसमें लिए जाते हैं। आर्कटिक की बर्फ़ किस तरह पिघल रही है और उससे कैसे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है, क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद होने से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन पिघल के वो पानी बनती है गहरा नीला, तो वो पानी और एब्जॉर्ब करता है। तो बर्फ़ जब पानी बन जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग एक्सीलरेट हो जाती है। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये बहुत खतरनाक है
और आर्कटिक की बर्फ की चादर कम होती जा रही है, उसका जो मिनिमम है वो हर साल और कम हो रहा है। मजे की बात है, रूस बहुत खुश है, उसका कहना अरे वाह, नॉर्थ पोल की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो मैं तो यहां से जहाज चलाऊंगा, मुझे कितने फायदे होंगे। चाइना बोलता हाँ मैं तेरा दोस्त हूं, मैं भी वहां से जहाज निकालूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब चीजें और फीडबैक लूप को मजबूत करेंगी। तो कहीं ना कहीं होमोसेपियंस की बुद्धिमत्ता पर ही शक होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग कई लोगों को लगता है भूमि से होती है, वो ये भूल जाते हैं कि मैक्सिमम हीट गोज इनटू द ओशंस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारी बातें, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस तरह वीनस के ऊपर है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अनियंत्रित हो गया तो क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके साथ कुछ बेसिक चीजें आज डिस्कस की। कोरल डिग्रेडेशन की जब हम बात करते हैं तो कोरल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि किस प्रकार ये जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी जीव जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन से बन के बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स बना के रखते हैं, उनका पूरी तरह से ब्लीचिंग होता जा रहा है बिकॉज एसिडिफिकेशन और वार्मिंग हो रही है। और जो रंग बिरंगे पूरे के पूरे जूस होते हैं पानी के नीचे, वो ऐसे हो गए हैं। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग की पूरी कहानी प्यारे साथियों। साथ ही साथ हीट वेव्स, हीट आइलैंड्स जो हमारे शहर होते हैं, हीट डोम्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह साइक्लिकली चीजों को समझा जा सकता है। आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया। आई होप टेक्सास कोल्ड पोलर वोर्टेक्स अगर आपको कभी डोनाल्ड ट्रंप को समझाने का मौका मिला तो आप उनको ये समझा पाएंगे कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये ग्लोबल वार्मिंग से कमजोर होती है तो पोलर वोर्टेक्स की हवाएं नीचे आ जाती हैं, जिस वजह से ठंड बहुत बढ़ती है। लेकिन उसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि कमजोर हुई जेट स्ट्रीम ग्लोबल वार्मिंग से। उसी तरह अमेजन रेन फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन जो है जेयर बोल्सोनारो के आने के बाद कुछ हद तक बढ़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार एक प्रेसिडेंट ने दूसरे प्रेसिडेंट को सीधे धमकी दी कि इसको रोको नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि पूरी पृथ्वी खतरे में है। तो ये जीके के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, रेन फॉरेस्ट इन डेंजर। और फिर आते हैं क्लाइमेट ट्रीटीज जो कि पेरिस क्लाइमेट डील और किस प्रकार से ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पंचामृत वहां पर बिखेरा और यह बताया कि भारत की ये 5 कमिटमेंट्स हैं। कैसा लगा लेक्चर? मजा आया? बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, रोज एक लेक्चर आपके लिए साल भर लाता रहूंगा। आपका प्यार और साथ बना रहे। पावर पैक कोर्स के साथ आज के आज जुड़ जाएं। ये अपने किस्म का सबसे अद्भुत प्रोग्राम है। मोदी जी फिर आ गए। ये अपने किस्म का अद्भुत प्रोग्राम है जो आपको बहुत बहुत मदद करेगा। हर स्टूडेंट के लिए, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, ये कोर्स बहुत बहुत यूजफुल है UPSC एज वेल एज स्टेट PSC के लिए। मेरी तरफ से आज इतना ही। कल एक और बहुत प्यारे टॉपिक के साथ आपसे फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।